हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, कल अपन ने या यूँ कह दो पिछले वीडियो में जो अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो ऑक्सिन की खोज के संदर्भ में विभिन्न प्रयोग थे। तो उसमें बेटा अपन चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के प्रयोग पढ़ चुके हैं, वायसन जेनसन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पॉल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं F.W. वेंट। इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है बेटा, ये ऑक्सिन की खोज से संबंधित इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक। इन्हें ऑक्सिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। ध्यान से देखना बेटा, इन्हें ऑक्सिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्हें ऑक्सिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने वृद्धिकारक पदार्थ ऑक्सिन को विलगित अवस्था में प्राप्त किया। ठीक है बेटा, तो ये तो अपन को सबसे पहले लिखना है। क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे? F.W. वेंट। इन्हें ऑक्सिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ऑक्सिन विलगित अवस्था में प्राप्त किया। अब बेटा अपन इनका प्रयोग पढ़ेंगे और इनका प्रयोग थोड़ा सा बड़ा है और आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आपके बैठेगा। इन्होंने अपने प्रयोग में जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष, इन्होंने अपने प्रयोग में जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष व एगार बेटा के टुकड़ों का उपयोग किया। हाँ तो बेटा मैं आपको बता रहा था एगार क्या होती है। समुद्री शैवाल है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। उनसे एगार प्राप्त की जाती है और इस एगार का उपयोग संवर्धन माध्यम, ठीक है, तथा अनुवर्तन प्रयोगों के अंतर्गत किया जाता है। तो मैंने क्या लिखा कि इन्होंने अपने प्रयोगों में जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष एवं एगार के टुकड़ों को उपयोग में लिया। इन्होंने अपने प्रयोग में एगार के दो टुकड़ों के बीच अभ्रक की प्लेट लगाई। इन्होंने अपने प्रयोग में एगार के दो टुकड़ों के बीच अभ्रक की प्लेट लगाई। ठीक है ना? कैसे लगाई बेटा? देखो, एक तो एगार का टुकड़ा ये रहा, दूसरा एगार का टुकड़ा ये रहा, और इन दोनों टुकड़ों के बीच में ये अभ्रक की प्लेट लगा दी। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इन दोनों के ऊपर बीच में प्रांकुर चोल के शीर्ष को, इन दोनों के ऊपर बीच में प्रांकुर चोल के
शीर्ष को इस प्रकार रखा, प्रांकुर चोल के शीर्ष को इस प्रकार रखा जिससे शीर्ष का आधा आधा भाग, जिससे शीर्ष का आधा आधा भाग दोनों 11 टुकड़ों पर आ जाए। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसी में इस प्रयोग में एक तरफ से प्रकाश उपलब्ध करवाने पर, इस प्रयोग में एक तरफ से प्रकाश उपलब्ध करवाने पर, एक तरफ से प्रकाश उपलब्ध करवाने पर अप्रकाशित भाग में 65% ऑक्सीजन। अभी बेटा ये चीज़ मैं चित्र द्वारा समझाऊंगा। अप्रकाशित भाग में 65% ऑक्सीजन एकत्रित हो जाता है। 65% ऑक्सीजन एकत्रित हो जाता है। अप्रकाशित भाग में हार्मोन की अधिक सांद्रता, अप्रकाशित भाग में हार्मोन की अधिक सांद्रता, हार्मोन की अधिक सांद्रता कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करती है। कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करती है। ठीक है ना बेटा, जिससे प्ररोशीर्ष प्रकाश की ओर, प्ररोशीर्ष प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो बेटा ये आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लें। किसके प्रयोग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं? FW बेंट। आपको जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये पूरी चीज़ अभी एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद में इसको मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए इन्होंने अपने प्रयोग में जई के प्रांकुर चोल के शीर्ष व एगार के टुकड़ों का उपयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग में एगार के 2 टुकड़ों के बीच में अभ्रक की प्लेट लगाई। इन दोनों के ऊपर बीच में प्रांकुर चोल के शीर्ष को इस प्रकार रखा जिससे शीर्ष का आधा आधा भाग दोनों एगार के टुकड़ों पर आ जाए। इस प्रयोग में एक तरफ से प्रकाश उपलब्ध करवाने पर अप्रकाशित भाग में 65% ऑक्सीजन निर्मित होता है। अप्रकाशित भाग में हार्मोन की अधिक सांद्रता कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करती है, जिससे प्ररोशीर्ष प्रकाश की ओर घूम जाता है। अब बेटा इसी चीज़ को अपन एक चित्र द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखिए, देखो बेटा, ये मैंने प्रांकुर चोल का आधार ले लिया। और देखो ये एगार टुकड़ा है, इसको मैंने बीच में से काट लिया, एगार। ठीक है, अब दोनों एगार के टुकड़ों के बीच में मैंने
अभ्रक की पट्टिका लगा दी बेटा, अभ्रक की पट्टिका या अभ्रक की पतली पन्नी, कुछ भी कह दीजिए। अब देखो आप, ये पूरा हिसाब किताब मैंने यहाँ पे रख दिया, तो देखो आप, ये एगार, ये एगार और ये बीच में अभ्रक, ठीक है, लिख देता हूँ एगार, ये क्या हो गई अभ्रक, और इसके ऊपर ये प्रांकुर चोल का शीर्ष रख दिया, ठीक है, कह देता हूँ ये आधार हो गया और ये बेटा प्रांकुर चोल का शीर्ष हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक पार्श्व दिशा से प्रकाशित करते हैं। मान लो इधर से सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो इधर वाला भाग तो हो गया प्रदीप्त भाग, प्रदीप्त भाग, और इधर वाला भाग कैसा हो गया अप्रदीप्त भाग। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का संश्लेषण अप्रदीप्त भाग में ज़्यादा होता है, यानी कि इधर 65% और इधर केवल 35%, ठीक है ना। तो बेटा अंधकार वाले क्षेत्र की ओर ऑक्सीजन का अधिक संश्लेषण कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करता है, जिससे इधर वाले पोर्शन की कोशिकाएं दीर्घीकृत होकर प्रकाश की ओर घूम जाती हैं। तो अब जो मैं दूसरा चित्र इसके बाद बनाऊंगा, देखो ये मैंने कटा हुआ आधार बना दिया, ये इसके ऊपर एगार और अभ्रक का हिसाब किताब, यानी कि उनके द्वारा जुड़ी हुई पट्टिका लगा दी, और अब इसके बाद इस प्रकार से पादप के अंग में प्रकाश की ओर मैंने वक्रता उत्पन्न कर दी। तो मेरे हिसाब से ये प्रयोग आपके समझ में बैठ गया होगा, ठीक है बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए जो मैंने इसके अंदर किया है बेटा। देखो ये तो आधार हो गया, ये प्रांकुर चोल का शीर्ष हो गया, शीर्ष और आधार के बीच में एगार की एक पट्टिका जिसके बीच में ये अभ्रक की प्लेट लगा दी, ठीक है, और एक पार्श्व दिशा से इसे प्रकाशित किया। तो अप्रदीप्त अथवा अप्रकाशमान भाग के अंदर 65% ऑक्सीजन निर्मित हो जाता है, और यह ऑक्सीजन अप्रकाशमान भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। तो ये कोशिकाएं दीर्घीकृत होकर प्रकाश की ओर घूम जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रम खत्म हो गया। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसी प्रयोग में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है, कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी पादप के मूल शीर्ष एवं प्ररोह शीर्ष को, यदि किसी पादप के मूल शीर्ष व प्ररोह शीर्ष को क्षैतिज अवस्था में किसी पादप के मूल शीर्ष एवं प्ररोह शीर्ष को क्षैतिज अवस्था में
रखा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हार्मोन नीचे की ओर आ जाता है। के कारण हार्मोन नीचे की ओर आ जाता है। ये भी बेटा अभी चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलिए। प्ररोशीर्ष में ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण, प्ररोशीर्ष में ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण, प्ररोशीर्ष में ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण नीचे वाली कोशिकाओं में वर्धन को प्रेरित करता है। नीचे वाली कोशिकाओं में वर्धन को प्रेरित करता है, जबकि मूल शीर्ष में ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण मूल शीर्ष में ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण नीचे वाली कोशिकाओं के संदमन को प्रेरित करता है। यही कारण है कि प्ररोशीर्ष ऊपर की ओर लिख देता हूँ, कि प्ररोशीर्ष ऊपर की ओर व मूल शीर्ष नीचे की ओर वृद्धि करता है। अब एक बार इस प्रयोग को सुन लो, है ना। उसके बाद इस प्रयोग को मैं भी आपको चित्र द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। तो आप बोर्ड पे देखिए, कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों में यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी पादप के मूल शीर्ष एवं प्ररोशीर्ष को क्षैतिज अवस्था में रखा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऑक्सीजन नीचे की ओर सांद्रित हो जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो आगे, प्ररोशीर्ष में ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण नीचे वाली कोशिकाओं में वर्धन को प्रेरित करता है, जबकि मूल शीर्ष में ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण नीचे वाली कोशिकाओं की वृद्धि को संदमित करता है। यही कारण है कि बेटा प्ररोशीर्ष धनात्मक प्रकाशानुवर्तन तथा मूल शीर्ष ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। अब आप इसी चीज़ को एक प्रयोग के द्वारा देखिए। देखो बेटा, ये मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। मैंने मूल शीर्ष और प्ररोशीर्ष को क्षैतिज अवस्था में कर दिया। ये तो हो गया मूल शीर्ष, और इसको लिख दिया बेटा मैंने प्ररोशीर्ष, ठीक है ना। अब आगे चलिए। सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये इसकी है प्रदीप्त, ये तो हो गई कौन सी सतह, प्रदीप्त सतह है। और ये कौन सी सतह हो गई बेटा, अप्रदीप्त सतह है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस नीचे वाले स्थान में ऑक्सीजन का सांद्रण अधिक हो गया,
ठीक है। तो बेटा मूल शीर्ष में तो क्या होगा, अब अगला जो मैं चित्र बनाऊंगा वो किस प्रकार से बनाऊंगा, देखो आप, ये तो यूं हो जाएगा, इस तरह से बनेगा बेटा, ठीक है। मतलब ये मूल शीर्ष तो प्रकाश से दूर नीचे की ओर वृद्धि करेगा, ठीक है बेटा, तथा ये प्ररो शीर्ष ऊपर की ओर वृद्धि करेगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्ररो शीर्ष में नीचे वाली कोशिकाओं में ऑक्सिन का अधिक सांद्रण वृद्धि का प्रेरण करता है। प्ररो शीर्ष में नीचे वाली कोशिकाओं में ऑक्सिन का अधिक सांद्रण वृद्धि को प्रेरित करता है, इसलिए ये धन प्रकाशानुवर्तन दर्शाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, धन प्रकाशानुवर्तन दर्शाएगा, ठीक है। जबकि मूल शीर्ष की बात कर लेते हैं। मूल शीर्ष में नीचे वाली कोशिकाओं में ऑक्सिन का अधिक सांद्रण वृद्धि को संदमित करता है, ठीक है। यही कारण है कि मूल प्रकाशानुवर्तन का प्रेरण करती है। कौन से प्रकाशानुवर्तन का? ऋण प्रकाशानुवर्तन का, ठीक है। तो ये प्रयोग FW बेंट का है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिन का खोजकर्ता वैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो आपको FW बेंट का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और अपन पढ़ेंगे। ग्रीक शब्द AUXIEN, ठीक है, से ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द ऑक्सिन से ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ वृद्धि करना है। और बेटा एक और बात अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पादप वृद्धि हार्मोनों में ऑक्सिन हार्मोन समूह की सबसे पहले खोज हुई थी। सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है ना। आगे चलिए। ऑक्सिन को सर्वप्रथम मानव मूत्र से पृथक किया गया था। ऑक्सिन को सर्वप्रथम मानव मूत्र से पृथक
किया गया। और अब बेटा सबसे लास्ट में आपको ऑक्सिन की डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। वे कार्बनिक पदार्थ जो (0.01 मोलर से कम सांद्रता में प्ररोहों के वर्धन को प्रेरित करते हैं, या IAA व इसके समान गुणों वाले प्राकृतिक व कृत्रिम संश्लेषित पदार्थों को ऑक्सिन कहा गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ आकर के अपना ऑक्सिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक बार ये तीनों पॉइंट देख लीजिए। ग्रीक शब्द ऑक्सिन से ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? वृद्धि करना। आगे चलिए, पादप वृद्धि हार्मोनों में ऑक्सिन हार्मोन समूह की सबसे पहले खोज हुई थी। ऑक्सिन को सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किया गया था? मानव मूत्र से। और सबसे लास्ट में वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में प्ररोहों के वर्धन का प्रेरण करते हैं, ऑक्सिन कहलाते हैं। या IAA, क्या नाम है IAA का पूरा? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। व इसके समान गुणों वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम संश्लेषित पदार्थों को ऑक्सिन कहते हैं। तो बेटा आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में बेटा अपन अन्य वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।